दोस्तों नमस्कार। आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी नई दुनिया के बारे में। रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्य के अंतर्गत पुराने भवन में मौजूद कार्यालयों को स्टाफ करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पूर्व में यह से RPF, GRP के अलावा आरक्षण कार्यालय को स्पष्ट कर दिया गया था। अब पुराने आरक्षण कार्यालय के ठीक पास ही साइट पर बने नए भवन में जनरल टिकट काउंटर शिफ्ट कराकर चालू कर दिया गया है। इसके साथ ही चीफ कार्यालय को भी RPF थाने के पास अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया है। जल्द ही PHI कार्यालय भी यहां से हटाया जाएगा। वहीं कुछ दिनों पहले TRP वोटिंग रूप में अलग लगाने से उससे रफा फर्नीचर जलकर खाक हो गया था। मंडल रेल प्रबंधक के निर्देश के बाद अब फिर से VIP वेटिंग रूम का काम तेजी से किया जा रहा है। यह काम जून तक पूरा होने की संभावना है। इसके अंतर्गत रहने वाले फर्नीचर भी झांसी से मंगाने की तैयारी की जा रही है। शहर में मेगा ड्राइवर फॉर प्रोग्राम के तहत गुरुवार को पड़ाव से गुरुद्वार तक अभियान चलाकर सड़कों की साफ सफाई कराई गई। इस दौरान रोड पर सभी दुकानदारों को साफ सफाई करने का उपयोग करने, कचरा न जलाने की सलाह दी गई है। अपना शहर अपनी धरोहर थीम पर कार्य करते हुए स्वच्छता का संकल्प लिया गया है। वहीं आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 7 बजे से इंदिरा गांधी चौराहा से महाराजा बड़ा तक मेगा का आयोजन किया गया है। वहीं 21 मई को गुरुद्वार से इंदिरागंज चौराहा पर जन भागीदारी द्वारा दीवारों पर वायु सुधार विषय पर चित्रकारी की जाएगी। शहर के बीचों बीच वाहनों के बंगाल से दौड़ने वाली ऐतिहासिक नैरोगेज ट्रेन को बंद हुआ 5 साल का समय बीत चुका है। इसी जगह अब मेमू ट्रेन दौड़ रही है। यहां से ट्रेन के पुराने इंजनों और डिब्बों को भी बाहर भेज दिया गया है। इंजन और डिब्बे चले जाने के बाद बचती है पुलियां और रेलवे की लगभग 2,40,000 वर्ग फीट जमीन, जिसका बाजार मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपए है। इस बार अब कब्जा होने लगा है और ये खुद बुलंद होने के कगार पर है। कई पटरियों के ठीक पास तक घर बनाकर कार पार्किंग तैयार कर ली गई है, तो कई घरों के छज्जे पटरियों से ऊपर निकलने लगे हैं। रेलवे के अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। शहर के बीचों बीच इस ट्रेन की निशानी के तौर पर सिर्फ क्रॉसिंग के फाटक ही खड़े नजर आते हैं। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से चलकर ये ट्रेन घुसीपुरा, मोतीझील होते हुए रायपुर, बनमुरैना, सुमबली, हाथरस आदि 22 स्टेशनों से गुजरती हुई जयपुर तक जाती थी। लेकिन अब ट्रेन किनारे की रेलवे की जमीन पर कब्जे होना शुरू हो गए हैं। रेलवे के अधिकारियों भी अपनी जमीन को मुक्त करने के बजाय
आंखें बंद किए बैठे हैं। ग्वालियर प्रोजेक्ट भले ही वर्ष 2019 में स्वीकृति हो गया था, लखनऊ से पहले तक ट्रेन का संचालन नियमित रूप से किया जा रहा था। लखनऊ के समय जब देश भर में ट्रेनों के पहिए थमे, तभी से यह भी बेपटरी हो गई है। कोरोना काल के बाद सभी ट्रेनों का संचालन रुक हो गया है, लेकिन फिर से पटरियों और दौड़ती नजर आई है। रेलवे का भी ध्यान प्रोजेक्ट पर केंद्रित हो गया है और पुराने रेलवे स्टेशनों, फाटकों और रेलवे लाइनों के पास कब्जे होना शुरू हो गए हैं। ये हो सकता है जमीन का उपयोग। यह जमीन बस्तियों के बीच और इसकी स्थिति कुछ ऐसी है कि जमीन का उपयोग रेलवे के लिए करना मुश्किल है। लक्ष्मणपुरा से लेकर सिंधे की छावनी तक वाहनों के इस जमीन का उपयोग किया जा सकता है। खुशीपुरा से आगे छोड़पुर तक ये जमीन व पटरियां सड़क के एक तरफ हैं। यदि इसे नगर निगम को सुपुर्द कर दिया जाए तो रोड चौड़ीकरण इस में उपयोग हो सकता है। जहां पूर्व में ट्रेन के स्टेशन नजर आते थे, उसका उपयोग रेलवे द्वारा भवन या अन्य कार्य के लिए किया जा सकता है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता लंबे समय से ट्रेन को हेरिटेज ट्रेन के रूप में चलाने के लिए रेलवे अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन से चर्चा कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट कर चर्चा की। उन्होंने सिंधिया ट्रेन को खुशीपुरा स्टेशन, ग्वालियर से मोतीझील स्टेशन तक चलाने की मांग की है। ग्वालियर में यह पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण उपलब्धि होती। इस अवसर पर पूर्व सांसद बारेलाल भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्रेन को ट्रेन के रूप में संचालित करने के लिए काफी प्रयास किया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी इसको लेकर शिकायत दर्ज की, लेकिन रेलवे की ओर से शुरुआत में रुचि नहीं ली गई। इसके बाद इंडिया रेलवे स्टेशन के माध्यम से ग्वालियर से मोतीझील तक लाइट मेट्रो के रूप में ट्रेन संचालन की शिकायत की गई, लेकिन यह भी बात नहीं बनी। शहर के लोगों ने भी मांग की थी इस ऐतिहासिक ट्रेन का संचालन छोटे रूप पर जारी रखा जाए। रेलवे ने वर्ष 2018 से 2019 में हेरिटेज ट्रेन को चलाने की तैयारी की थी। इसके लिए बैरोगेज के एक इंजन और 2 डिब्बों का रेस्टोरेशन कर उन्हें हेरिटेज दिया गया था। इसका राजर्षि टाटा की गवाही देता था। इसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें बाहर भेज दिया। इसके बाद फिर धीरे धीरे कर बैरोगेज के 13 इंच इंजन व डिब्बों का धीरे धीरे कर झांसी, प्रयागराज, रायबरेली, जबलपुर जैसे शहरों में भेज दिया गया है। ट्रेन कभी जयपुर तक संचालित थी, लेकिन एक समय था जब ये मोर्टार के साथ ही बीड़ और शिवपुरी के लिए भी संचालित होती थी। ये ट्रेन खासकर क्षेत्र के पुकोटी में भी थी, लेकिन समय बीतने के साथ ही
वहाँ से भी पटलियाँ गायब हो गई हैं। फूलबाग क्षेत्र में विलास पैलेस के अंदर तक ट्रेन जाती थी। 19 के दशक में फुलबागा और सिंधिया कन्या विद्यालय के पास इस ट्रेन के फाटक व पटलियाँ भी नजर आती थी, जो बाद में धीरे धीरे गायब हो गई हैं। जहाँ तक कि पटलियों, फाटक और रेलवे की जमीन की बात है, तो इसका विस्तृत सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद जमीन पर अतिक्रमण मिलने की स्थिति में अनुसार इसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। ओवरलोडिंग की समस्या से जूझ रहे विभिन्न क्षेत्र के उपभोक्ताओं को टैपिंग से राहत दिलाने के लिए बिजली कंपनी ने 11 सब स्टेशन की क्षमता दोगुना कर दिया है। इससे करीब 1 लाख से ज्यादा की आबादी को बाद बिजली आपूर्ति की सुविधा मिल सकेगी। इन सब स्टेशनों पर गर्मी की शुरुआत के साथ ही लोड दोगुना हो गया है। इस कारण टैपिंग की समस्या उपभोक्ताओं पर भारी पड़ने लगी है। उपभोक्ताओं को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अब बिजली कंपनी ने 5 MVA के विद्युत सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाकर 10 MVA कर दी है, जिससे लोड व टैपिंग की समस्या न बने। इसके 5 MVA की क्षमता वाले 11 सब स्टेशनों की क्षमता 100 MVA हो गई है, जो 50 MVA की अतिरिक्त बिजली आपूर्ति में सक्षम होंगे। वर्तमान में इन सब स्टेशनों पर ओवरलोडिंग के चलते व टैपिंग की समस्या के चलते बार-बार बिजली होने की समस्या बनी हुई थी, लेकिन अब क्षमता वृद्धि से आमजन को इस समस्या से निजात मिलेगी। बिजली कंपनी ने 33 व 12 kV सप्लाई वाले सब मशीनों की क्षमता बढ़ा दी है। शहर के कंपू इलाके में पत्थर से कुचलकर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। उसकी लाश लैब के बाहर चादर में लिपटी हुई मिली। चादर खून से सना हुआ था। शरीर पर चाकू से वार जैसे निशान भी मिले हैं। हत्याकार कौन है, हत्या क्यों की गई है, यह सब कुछ अभी अंधेरे में है। मृतक की पहचान की खबर लिखे जाने तक नहीं हो सकी है। पुलिस को घटना स्थल से करीब 500 मीटर दूर लगे एक CCTV कैमरे में संदेही व्यक्ति नजर आ रहा है। शंका है इसी ने हत्या की है। पुलिस इसकी तलाश में लग गई है। कंपू थाना क्षेत्र के अंतर्गत मटली लेवल पार्किंग के सामने निजी लैब के बाहर चबूतरे पर लाश पड़ी हुई थी। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर नेहरू पार्क है, जहाँ हर रोज लोग टहलने के लिए जाते हैं। कुछ लोग सुबह सैर पर निकलते थे। तभी इनकी नजर पड़ी तो लाश चादर में लिपटी हुई पड़ी थी। पूरा चादर खून से सना हुआ था। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। DSP रोबिन जैन, कंपू थाना प्रभारी मदन मोहन रेलवे फोर्स के साथ पहुंचने चादर हटाकर देखा तो उनका चेहरा पत्थर से कुचला हुआ था। शरीर पर
जगह जगह चाकू के वार जैसे निशान थे। मृतक का चेहरा इतनी बुरी तरह कुचल गया था कि पहचानना मुश्किल था। उसके कपड़ों की तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी वस्तु नहीं मिली जिससे उसकी पहचान हो सके। शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया है। इसी से खुलेगा हत्या का राज। गंगपु थाना प्रभारी मदन मोहन मालवीय ने बताया कि फोटोज में जो युवक भागता दिख रहा है, उसका रूट खंगाल रहे हैं। उसकी पहचान के लिए लगे हैं। उसके पकड़े जाते ही हत्या का राज खुल सकता है। ग्वालियर शहर के पुरानी छावनी इलाके में 19 दिन पहले ताबड़तोड़ गोलियां चलाने वाले 4 गुंडे पकड़े गए हैं। इन गुंडों ने जमीन के झगड़े में गोलियां चलाई थी। पुरानी छावनी थाना पुलिस ने SIR दर्ज की थी। 19 दिन से यह बदमाश पुलिस को चकमा दे रहे थे। अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पर्दे के पीछे इनके हाजिर होने की खबर है, जिसमें पुरानी छावनी थाने के ही कुछ पुलिसकर्मियों की भूमिका बताई जा रही है। सप्तावलीपुरम में रहने वाले आकाश भदैरिया 11 मई को पुरानी छावनी स्थित चकरायपुरा गांव में जमीन खरीदने के लिए गए थे। यहाँ राम भरोसे नाम के एक व्यक्ति ने उससे जमीन का सौदा किया था। इसी दौरान अरविंद कंचन, सौरभ गुर्जर, गब्बर जाटव और मुकेश गुर्जर आ गए। इनके साथ कुछ लोग और भी थे। उन्होंने आते ही आकाश व इनके साथियों पर हमला कर दिया। पहले मारपीट की, फिर गोलियां चलाईं। इस मामले में पुरानी छावनी थाना प्रभारी क्षमा राजौरिया को SMP धर्मवीर सिंह ने कड़ी फटकार लगाई थी। शिवाजी विद्यालय ने PhD की 2024 की प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को बड़ी राहत दी है। प्रबंधन ने शोध कार्य शुल्क भरने के लिए मौका 6 जून तक समय बढ़ा दिया है। चयनित प्रवेशित छात्रों को सूचित करते हुए आदेश जारी कर उनकी शोध कार्य की फीस भरने के मौके को बढ़ा दिया है। जिन छात्रों को फीस न भरने के चलते अमान्य किया जा रहा था, उन्हें अब अमान्य नहीं किया जाएगा। PhD में संचालित शोधार्थियों को 5 मई तक शोध कार्य की फीस भरने का मौका दिया था, लेकिन कुछ विशेष कारणों के चलते शोधार्थियों एवं शुल्क समय पर नहीं भर सके, जिससे उन्हें अमान्य किया जाना संभावित हो गया। छात्रों ने इस बारे में संबंधित अधिकारियों से चर्चा करी, अपनी परेशानी बताई, स्पष्ट किया कि वह किस कारण से शुल्क नहीं भर सके। अब छात्र MP ऑनलाइन की सहायता से शोध कार्य शुल्क जमा कर सकें। JU ने स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों को फीस भरने के बाद दस्तावेज शोध शाखा में जमा करने होंगे और अगर वह इस प्रक्रिया से चूक जाते हैं तो वह PhD प्रवेश प्रक्रिया से स्वयं बाहर जाएंगे।
RTI के तहत गरीब व वंचित वर्ग के छात्रों को निजी स्कूल में प्रवेश दिलाने का पहला चरण पूरा हो गया है। पहले चरण में जिले के 893 स्कूल में 346 छात्रों का प्रवेश दिलाया गया। हालांकि अभी भी स्कूलों में करीब 1000 सीट खाली हैं। इन सीटों पर दूसरे चरण में छात्रों का प्रवेश दिया जाएगा। RTI के तहत सबसे अधिक छात्र स्कूल शहरी क्षेत्र यानी अर्बन में थे। यहाँ पर 614 स्कूलों में 1959 छात्रों को प्रवेश दिया गया है। PC रविंद्र सिंह ने बताया कि RTI के तहत प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही थी। इसके तहत अभी पहले चरण में छात्रों को अर्जी के माध्यम से सीट आवंटित की गई है। साथ ही सभी निजी स्कूलों में निर्देश दिया गया है कि जिन छात्राओं को सीट आवंटित हुए हैं उन्हें अपने स्कूलों में प्रवेश दें। दूसरा चरण आगामी दिनों में शुरू होगा और उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मेडिकल कॉलेज डोडा में एक महिला डॉक्टर को धमकी देने और अपमान करने के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष मेहराज मालिक के विरुद्ध पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। इसके बाद हड़ताल पर गए डोडा एसएमई के डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। पीडी सेवाएं बहाल हो गई हैं। वहीं खुद को गिराते देख मेहराज ने आम लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए डोडा में मार्च निकालना चाहा, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। अलबत्ता वह अभी भी डॉक्टरों के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया कि विधायक मेहराज मालिक ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से धमकियां दे रहे हैं और उनके खिलाफ अपमानजनक और लोडिंग टिप्पणियां की हैं। डॉक्टर ने डोडा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने विधायक पर लोडिंग व्यवहार और अस्पताल की सुरक्षा को भड़काने का आरोप लगाया है। मेहराज ने जैसी आपत्तिजनक बातें दुर्भावनापूर्ण लहजे में कही हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को पूर्ववर्ती कांग्रेस निज संप्रदाय सरकार पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने की आरोप लगाया और कहा कि 2005 से 2008 के बीच तत्कालीन सरकार ने विदेश नीति के तहत कश्मीर, लद्दाख एवं सियाचिन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के आदान-प्रदान पर पाकिस्तान के साथ बार-बार बात की थी। इससे भारत कमजोर, असहाय एवं शक्तिहीन हुआ और लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ीं। भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने 5 बार कश्मीर पर लद्दाख और सियाचिन के आदान-प्रदान का फैसला किया था या नहीं। कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान के सामने भारत को कमजोर, असहाय और शक्तिहीन राष्ट्र बनाया और भारतीयों को मरवाया। इससे पूर्व एक्स पर शक्लबंदी पोस्ट में
विक्रांत ने पूर्व मनमोहन सिंह सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका के दबाव में ब्रेग ने 26 से 11 मई आतंकी हमलों के कुछ ही समय बाद पाकिस्तान के साथ बातचीत का फैसला किया है। उन्होंने मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ राज़ी के बीच जुलाई 2009 में हुई मुलाकात का हवाला दिया। 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली औपचारिक बातचीत थी। विक्रांत ने मुलाकात के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय तक चिंता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी। उन्होंने पूछा, क्या दिसंबर में अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान पर हमला किए बिना वार्ता शुरू की गई थी? क्या यह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का लोकसभा में दिया गया बयान है? भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता न सिर्फ असंभव थी बल्कि बाहरी ताकतों से प्रभावित थी। खासकर अमेरिका से। उन्होंने 2009 की कई उदाहरण दिए जिनमें भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने राजनयिक वार्ता की थी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान के निर्माण को मंजूरी दी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसके मॉडल एडवांस्ड मीडियम के डिजाइन पर पहले से काम कर रहा है। वर्तमान में सिर्फ 3 देशों अमेरिका, रूस और चीन के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। आइए जानते हैं कि 5वीं पीढ़ी के विमान क्या होते हैं और भारत के लिए स्वदेशी विमानों का होना क्यों जरूरी है। भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान सिंगल सीट और 2 इंजन वाला होगा। कोटिंग और इंटरनेशनल वेपन से जैसे होंगे। इंटरनेशनल वेपन में लगाए गए हथियार बाहर से निकलने नहीं हैं। अमेरिका के F-22 और रूस के Su-57 लड़ाकू विमान में F-36 है। MCA के 2 वर्जन होंगे। पहले वर्जन में अमेरिका में 1DD 414 इंजन होगा। दूसरे वर्जन में स्वदेशी जेट इंजन लगेगा जो DD 414 से ज्यादा ताकतवर होगा। कुल मिलाकर यह फीचर वाला मल्टी-रोल लड़ाकू विमान होगा। भारत को अमेरिका ने 35, रूस ने अपने Su-57 लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश की है। हो सकता है कि भारत इन विमानों में से कोई विमान चुने, लेकिन बदले मंत्रिमंडलीय परिषद में भारत के लिए स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाना जरूरी है। अमेरिका अपने हथियार और प्लेटफॉर्म के साथ कई शर्तें लगाता है। वहीं यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसे रूस की रक्षा आपूर्ति की क्षमता भी सीमित हो गई है। ऐसे में भारत 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने के लिए जोर लगा रहा है।
इस सर्वदेशी लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भरता को कम करना था, लेकिन 1998 के परमाणु परीक्षणों के साथ अमेरिका सहित कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंधों के कारण इसे की कमी, वजन संबंधी मुद्दों और देरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2008 में इसे तेजस कार्यक्रम से अलग कर दिया गया था, लेकिन अब हमला करने में सक्षम मानव रहित हवाई वाहन के लिए इसे विकसित किया जा रहा है। प्रयागराज में एक बार फिर से ट्रेन पलटने का षड्यंत्र रचा गया। गुरुवार की आधी रात प्रयागराज जंक्शन से लगभग 32 किलोमीटर दूर दिल्ली हावड़ रोड पर मीरपुर व मेजा रोड रेलवे स्टेशन के बीच रेल ट्रैक पर रखे बड़े-बड़े पत्थरों के टुकड़ों से तेजस राजधानी टकरा गई। गनीमत रही कि लोको पायलट ने दूर से ही ट्रेन पर कुछ देखा तो राजधानी की गति कम कर दी थी, जिसके कारण टकराने के बाद भी ट्रेन पलटी नहीं। तेज आवाज के बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया और इस बड़ा हादसा और षड्यंत्र फेल हो गया। घटना मीरपुर मेजा रोड के मध्य किलोमीटर पर गुरुवार की रात 12:30 पर की। लोको पायलट ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी तो रूट पर अलर्ट जारी हुआ और जहां ट्रेनों को रोक दिया गया। लोको पायलट और ट्रेन में मौजूद तकनीकी स्टाफ ने ट्रेन का निरीक्षण किया। इस दौरान लगभग 10 मिनट ट्रेन वहीं खड़ी रही। ट्रेन को कोई क्षति न होने पर रात 12:46 बजे राजधानी को राजेंद्र नगर टर्मिनल के लिए रवाना कर दिया गया। घटना के बाद मौके पर आरपीएफ और रेलवे की टीम पहुंची। प्रयाग मंडल एनसीआर डीआरएम मनीष अग्रवाल के अनुसार इस पूरे मामले की प्राथमिक जांच पूरी हो गई है। जांच में ट्रेन पर पत्थर मिले थे। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सेवायात्रियों की आपसी लड़ाई के कारण प्रबंधन समिति का गठन नहीं हो पा रहा है। मंदिर का प्रबंधन जब बढ़ाया तब सरकार ने गली बनाने और न्यास खंडित करने का निर्णय लिया। न्यास गठन के अध्यादेश के बाद सेवायत और गोस्वामी समाज आक्रोश में हैं। उनका कहना है कि वह सेवा पूजा कर रहे हैं। न्यास बताने से उनकी भूमिका ही खत्म कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 15 नर्सिंग पेशेवरों को उनकी सराहनीय सेवाओं के सम्मान के रूप में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया। पुरस्कार की स्थापना 1977 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट नर्सिंग कार्य
को सम्मानित करने के लिए की गई थी। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को योग्यता का प्रमाण पत्र, 1 लाख रुपए में नगद पुरस्कार और एक पदक दिया गया। इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नर्सिंग पेशा शामिल हैं, जो सहायक नर्स, निजी हेल्थ विजिटर और ऐसी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव और अनुप्रिया पटेल में मौजूद थे। भारतवंशी छात्रा फैजन जाकी ने नेशनल प्रतियोगिता में शब्द का सही ढंग से उच्चारण कर प्रतियोगिता जीत ली है। वर्ष के 13 वर्षीय जाकी ने गुरुवार रात को सर्व अन्य कदम को हराकर जीत हासिल की। जाकी 7वीं कक्षा के छात्र हैं। उन्होंने 2024 में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। प्रतियोगिता में जाकी की यह चौथी बार भागीदारी थी। उन्होंने प्रतियोगिता के पिछले 30 टॉपियों में से 23 भारतीय अमेरिकी रहे हैं। इनमें जाकी भी भारतीय अमेरिकी थे। जाकी ने इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के 21वें राउंड में 8 पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की। शब्द का अर्थ किसी अस्पष्ट चीज का स्पष्ट होना होता है। उन्होंने कहा कि वह बेहद खुश हैं। कंपनी के सीईओ ने काफी प्रस्तुत करते हुए कहा कि फैजन ने उस ढंग के संकल्प का उदाहरण दिया जो एक चैंपियन को परिभाषित करता है। पहली ही प्रतियोगिता 1925 में आयोजित की गई थी, जिसमें केवल 9 बच्चे शामिल थे। इस वर्ष 200 से अधिक छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, ने स्थान प्राप्त किया। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे एक भारतीय नागरिक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। वह बाल शोषण के आरोप में वंचित था। 25 वर्षीय गुरदेव सिंह को न्यूयॉर्क के प्लेन सीमा क्रॉसिंग पर सीमा सुरक्षा अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने गुरदेव सिंह को न्यूयॉर्क पुलिस के हवाले कर दिया। वर्तमान में वह कार्यालय में हिरासत में है, जहां प्रत्यार्पण की प्रतीक्षा कर रहा है। प्राथमिक जांच के दौरान नेशनल क्राइम सेंटर ने संकेत दिया कि सिंह बाल शोषण के आरोप में इंडियाना में वंचित है। सिंह की संपत्तियों की जांच के दौरान कई धार हथियार बरामद किए गए हैं। इनमें तलवार और गाड़ी शामिल है। उसका विजिटर वीजा 2016 में समाप्त हो गया था। अवैध रूप से रहने वालों को वाबदेह ठहराया गया, विशेष रूप से वे जो हमारे बच्चों को नुकसान बनाते हैं। खगोलीय दुनिया की ओर अधिक करीब से देखने की चाहत है, या फिर अंतरिक्ष में सितारों की सैर आपको आती है, तो चैनल
चले आए। चांद की धरती के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर घनी काली रात में प्रदूषण व धुंधकार के मुक्त आसमान में सितारे और अधिक चमकदार व करीब नजर आते हैं। यह सितारों को करीब से देखने का रोमांच दुनिया भर के खगोलविदों के साथ पर्यटकों को भी लुभा रहा है। हनले के महत्व को समझते हुए प्रशासन ने 2022 में इस गांव को ब्लैक स्काई रिजर्व घोषित किया था। उसके बाद यह दुनिया भर से आने वाले खगोलवादियों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाने लगा है और हनले गोखलिया पर्यटन के नए केंद्र के तौर पर उभर रहा है। प्रशासन ने यह गोखलिया पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 24 युवाओं को इसको बनाया गया है। इसमें 16 महिलाएं हैं। इससे उनके लिए आजीविका के लिए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने गोखल विज्ञान व टेलीस्कोप के संचालक में प्रशिक्षण किया गया है। 28 वर्षीय को कदम से पिछले 30 माह से पर्यटकों को सितारों की दुनिया के सैर करवा रहे हैं। पद्म सेना ने बताया कि 3 साल पहले तक हनले में रोजगार के प्रावधान नहीं थी। अब वह पर्यटकों को तारे दिखाने के साथ उन्हें अभयारण्य की सैर भी करवाते हैं। पूर्वीय वन्यजीव अभयारण्य के भीतर हनले गांव के आसपास वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ब्लैक स्काई रिजर्व घोषित किया गया है। यह समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और भारतीय खगोल भूविज्ञान संस्थान की भारतीय भूगोलीय वेधशाला ने दुनिया की दूसरा सबसे ऊंचा स्थापित किया है। इससे देश विदेश के वैज्ञानिक गोखलिया गतिविधियों पर नजर रखते हैं ऐसे पहुंच सकते हैं। हनले गांव के लेह से हनले लगभग 260 किलोमीटर दूर है। लेह तक देश के मुख्य शहरों में वायु मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। लेह से बुधवार व शनिवार को हनले के लिए बस भी चलती है। यह करीब 7 घंटों में हनले पहुंचाती है। पर्यटक चाहे तो टैक्सी से भी हनले पहुंच सकते हैं। पैंगोंग झील से होते हुए भी पर्यटक हनले जा सकते हैं। सितारों की दुनिया को करीब से देखने के लिए रात में होम स्टे में ठहर सकते हैं। यहाँ तो 2 से 4 हजार रुपये प्रतिदिन पर कमरा उपलब्ध हो सकता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब इस क्षेत्र में सड़कों का अच्छा नेटवर्क है। यहाँ पहाड़ी के ऊपर एक मठ भी है। यहाँ के दर्शक मंत्रमुग्ध रहते हैं। यह ऑक्सीजन की कमी है। पर्यटकों को इसका विशेष ध्यान रखना जरूरी है।
आयुर्वेदिक दवाओं के भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आयुष मंत्रालय ने नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ शिकायत कर सकेगा और उस पर होने वाली कार्रवाई की मॉनिटर भी कर सकेगा। पोर्टल के साथ सभी नियामक एजेंसियों को भी जोड़ा गया है ताकि सभी एजेंसियां संबंधित तरीके से कार्रवाई कर सकें। आयुष सुरक्षा पोर्टल लॉन्च करते हुए आयुष मंत्री प्रताप राव जाटव ने कहा कि इससे आयुष क्षेत्र में जवाबदेही के साथ-साथ पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा के अनुसार पोर्टल में फार्मा के एमएलएस और नियामक एजेंसियों को एक साथ चलाया जाना सबसे अहम है। इससे भ्रामक विज्ञापन की जानकारी भी मिलेगी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। पोर्टल में जनता की शिकायतों के लिए विशेष प्रबंध किया गया है कि भ्रामक विज्ञापनों के बारे में अधिक जानकारी भी मिले और कार्रवाई भी हो। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आयुर्वेदिक दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों और उसके अवांछनीय दुष्प्रभाव पर निगरानी के लिए केंद्र की जरूरत पर बल दिया है। बंगाल में मई 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई हिंसा के आरोपितों को दी गई जमानत सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि भाजपा का समर्थन करने के कारण चुनाव परिणाम के दिन कार्यकर्ता के घर पर हमला किया जाएगा। इसका एकमात्र उद्देश्य बदला लेना था। शिकायतकर्ता की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह घिनौना अपराध लोकतंत्र की जड़ों पर गंभीर हमले से कम नहीं है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की 2 अपील पर अपना फैसला सुनाया जिसमें हमले के कुछ आरोपितों को जमानत देने के कल हाई कोर्ट के अलग-अलग आदेशों को चुनौती दी गई है। जिन आरोपितों को जमानत रद्द की गई है उनमें शेख अमीर शेख, अली शेख, अल्ताफ शामिल हैं। वकील विक्रम थान और संदीप मेहता की पीठ ने कहा, हमें लगता है कि इस हमले में आरोप इतने गंभीर हैं कि वे अदालत के अंतरात्मा को झंझोर देते हैं। जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया उससे आरोपितों के प्रतिशोधी रवैया और विपक्षी पार्टी के समर्थकों को किसी भी तरह से बदलने या डराने के उसके मकसद का पता चलता है। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह साबित करने के लिए तथ्य मौजूद है कि आरोपितों ने
कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा की और शिकायतकर्ता के घर पर हमला किया। वह तोड़फोड़ की और घर का सामान लूटा। श्रम मंत्री मनसुखा मांडविया ने शुक्रवार को दावा किया कि पिछले एक दशक में 17 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए, जबकि इससे पहले के दशक में 4.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए थे। भाजपा 2014 में सत्ता में आई थी और यूपी सरकार 2004 से 2014 तक सत्ता में रही। लोक संगठन सीआईआई के वर्षीय व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 में बोलते हुए मांडविया ने कहा कि देश में बेरोजगारी दर 3.2% है और यह विकसित दुनिया के लगभग समान स्तर पर है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि रोजगार उपलब्ध है, क्योंकि भारत एक निवेश गंतव्य बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में निवेश गंतव्य इसलिए बना क्योंकि यह एक पारदर्शी लोकतंत्र है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत में उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ रही है और यह एक बड़े बाजार के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि यही कारण वैश्विक निवेशक भारत में निवेश करना चाहता है। उन्होंने कहा कि देश के हर विश्वविद्यालय में शिक्षा से रोजगार होगा, जिसे उद्योग संगठन चलाएं और केंद्र सरकार उसको मुहैया कराएगा। उन्होंने कहा, मैं सरकार, उद्योग संगठनों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से फॉर्म जाऊंगा। इस करियर प्लान में सभी युवकों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी के अवसर मिलेंगे। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत सबसे तेज गति से विकसित करने वाला देश बना हुआ है। सार्वजनिक और कृषि सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन की बदौलत गत वित्त वर्ष 2024 से 2025 की चौथी तिमाही में जीडीपी विकास दर 7.4% रही। इसकी मदद से आरबीआई और सरकार के पूर्व अनुमान को सही ठहराते हुए संपूर्ण वित्त वर्ष में देश की विकास दर 6.5% दर्ज की जाएगी, जो दुनिया के सभी मुख्य देशों से अधिक है। हालांकि यह विकास दर पिछले 4 सालों से सबसे कम है। इससे पूर्व के वित्त वर्ष 2023 से 2024 में जीडीपी विकास दर 9.4% दर्ज की गई थी। गत वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही विकास दर 6.4% थी। गत वित्त वर्ष में सेक्टर ने काफी निराशा किया और इसकी बढ़ोतरी निशान किया और इसकी दर सिर्फ 4.5% रही, जबकि इससे पूर्व के वित्त वर्ष में यह विकास दर 12.3% थी। वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद भारत की अर्थव्यवस्था का आकार चालू मूल्य पर आधार मूल्य पर रहा। डॉलर के
टर्म में चालू मूल्य पर जीडीपी का आकार 3.9 होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होंगे। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर आयोजित इस आयोजन में सिंदूरी रंग लगेगा। महिलाओं से सिंदूर रंग की साड़ियां पहनकर शामिल होने की अपील की गई है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश में पहला दौरा है। कार्यक्रम के सारे सूत्र यानी सुरक्षा से लेकर संवर्धन तक महिलाओं के हाथों में रहेंगे। इसी आयोजन के साथ प्रधानमंत्री इंदौर, मेरठ, दतिया, सतना, कापड़ा और उज्जैन में 29 किलोमीटर लंबे घंटा का वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मंच पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा मोहन ब्रिटेन की सभी महिला मंत्री बैठेंगी। इसके अलावा भोपाल की महापौर मालती राय मंच पर सीएम के साथ बैठेंगी। इसी तरह इंदौर में कार्यक्रम स्थल पर कैलाश विजयवर्गीय, उज्जैन में तुलसी सिलवट और गौतम टनबल, सतना में दिलीप जायसवाल और दतिया में विमल सिंह मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन भी महिला मंत्री कृष्णा गौर करेंगी। देवी अहिल्याबाई की याद में 300 रुपये का सिक्का जारी होगा। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर उनकी याद में प्रधानमंत्री देश का पहला 300 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। 35 ग्राम यानी इस सिक्के में चांदी की मात्रा 50% होगी। एक तरफा अहिल्याबाई का फोटो होगा। यह देश दुनिया में जारी होने वाला ऐसा पहला सिक्का होगा जिसका मूल्य 300 रुपये है। भारतीय मुक्केबाजी संघ के चुनाव से संबंधित विवादों को लेकर हिमाचल प्रदेश मुक्केबाजी संघ और पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिका जवाब मांगा है। याचिका पर नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति भास्कर की पीठ ने भारतीय बॉक्सिंग संघ और चुनाव के शुरू होने के समय बीएफआई के अध्यक्ष रहे अजय सिंह से भी जवाब मांगा। मामले पर सुनवाई 18 अगस्त को दिल्ली मुक्केबाजी संघ की इसी तरह की